कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या लेना देना, वक्फ तो मुसलमानों से है और मुसलमानों का ही लेना देना है। अब सुनना पड़ेगा। अब तिरुचिरापल्ली में जो मैं बात बता रहा हूं तमिलनाडु की, वहां पर पूरे गांव पर 2022 में दावा ठोक दिया गया। वहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पे वक्फ ने दावा ठोक दिया। तो क्यों हिंदुओं का अधिकार नहीं है अपना मंदिर बचाने का? कमाल की बात कर रहे हैं आप। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? अरे ये तो जैन है, जैन है, ये भी अल्पसंख्यक है, ये भी अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर, ये जैन भी अल्पसंख्यक है और उसकी किसी अदालत में सुनवाई नहीं होती। ऐसा कोई एक्ट नहीं है। आप देखिए ये अफवाह फैला रहे हैं, 1995 जैसा। ये मैं अफवाह एक फैला मिनट रहे हैं कि अमीशी, वक्फ बोर्ड की मैं एक सुनवाई शब्द कहीं नहीं नहीं होती। बोलूंगा। अभी ये कोर्ट कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस, एक सेकंड दिल्ली हाई कोर्ट का और केस। इस देश के जैन, अगर इस देश के जैन इकट्ठे होकर अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर ले तो अगर वो अपना पैसा बाहर निकाल दे तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी सामने आ जाएगी। इतना पैसा है इस देश के जानों के पास, इतना पैसा है। ये भी अल्पसंख्यक है इस देश में, क्योंकि अल्पसंख्यक की बड़ी डेफिनेशन होती है। क्योंकि कहा जाता है कि देखिए अल्पसंख्यक, एक सेकंड आप शांत रहेंगे आप। अब अल्पसंख्यक कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है इस देश में। मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं। जैन अल्पसंख्यक हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो कितनी वेल्थ जनरेट करते हैं भारत के लिए, ये सबके सामने है। सिख इंटरप्राइजिंग कॉम है, सोचिए कितना बिजनेस वो जनरेट करती है। अब मैं पारसियों की बात करता हूं। इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट पारसी, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना पारसी, ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है ये, और ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए। इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है। अगर अल्पसंख्यक की बात होगी तो जैन और पारसियों की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं इनके पास। एक सेकंड सर, आज कई फैक्ट्स मैं सामने रखूंगा। आज बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है, नहीं अभी मरोड़े उठेंगे सर आज। नहीं मैं आप वो आपको दिखाई नहीं देता। असीमित अधिकार नहीं है आपके पास, से कह सकते हैं। आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। नहीं तहसील में आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। क्या असीमित अधिकार आपको नहीं देता? नहीं, यहाँ असीमित अधिकार नहीं है। यहाँ सीमित अधिकारों के साथ चर्चा करिए। आपके सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। देखिए वक्फ से तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, कुछ मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें समाजवादी पार्टी एक धार्मिक एंगल ढूंढ रही है? मैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिस्टर नदवी, उनको कोट कर रहा हूं। नहीं, अभी अल्पसंख्यक पर काफ़ी चर्चा हो गई, तो आपके पैनल में 5 लोग हैं, मुझे छोड़कर चारों अल्पसंख्यक है। तो ये इस देश की खूबसूरती है। इस देश में सबको सम्मान है, सबको अधिकार है। आपने शुरू में सवाल उठाया कि एक सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड जैसी सिस्टम है तभी तो ये देश सेकुलर है। हमारे देश का संविधान कहता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने, धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की पूरी स्वतंत्रता होगी। अगर हम उसे घुमा फिरा के कैसे भी सीमित करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं तो हम देश के सेकुलर ढांचे पर सवाल उठाते हैं, हम देश के संविधान पर सवाल उठाते हैं। मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं नहीं होंगी या कहीं वक्फ बोर्ड ने कुछ गलत कब्जे नहीं किए होंगे। हो सकता है कुछ कब्जे हों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जे हैं जिनके मुकदमे वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। दूसरी बात जो अभी रहमानी साहब ने कहा, अच्छा ये जो मुकदमे लड़े जा रहे हैं, ये मेरा प्रश्न ये है कि वक्फ के पास असीमित अधिकार इसीलिए है कि वो अपना ट्राइब्यूनल खुद वो अपने ट्राइब्यूनल में केस जाएगा उनके। और पॉइंट नंबर 1, राजकुमार भाटी को कोई दिक्कत हो तो वो कोर्ट में जाएगा, बाकायदा कोर्ट में जाएगा। इनको कोई दिक्कत हो, मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन वक्फ को कोई दिक्कत होगी तो वक्फ के बनाए हुए ट्राइब्यूनल में जाएगा, जिसमें 2 लोग वक्फ के होंगे और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। अब आप बताइए ये कहां का कायदा और कौन सा कानून है? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है कि नहीं है? यही हिंदुओं के साथ हो जाए तो क्या होगा, यही सिखों के साथ हो जाए तो क्या तूफान मचेगा? 2 बातें अच्छी तरह समझ लेनी जी। एक तो अभी उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम वक्फ करते हैं, मतलब जो दान करते हैं ज़मीन, वही वक्फ को जाती है। एक बात वो बताना भूल गए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि वक्फ करने से पहले उस ज़मीन की पूरी ये गारंटी देनी पड़ती है, उसके कागज़ देने पड़ते हैं कि इस पर कोई विवाद नहीं है और इस पर किसी और का दावा नहीं है। पहली बात तो ये, तब वो वक्फ बोर्ड को अधिकारों पे बात करी, ऐसा नियम है। मैंने वक्फ के ट्राइब्यूनल पे बात दूसरा करी। ट्रिब्यूनल की बात आई, वो ट्रिब्यूनल तो हमारी सरकार ने ही तो बनाया है, वो सिस्टम के तहत तो बनाया, नियम कानून के तहत तो बनाया। आपको ठीक लगता है वो ट्रिब्यूनल?
नहीं, अगर कोई कमी है तो उसमें दूर की जा सकती है। नहीं, क्या लेकिन हम हर चीज पे तीसरी बात, ये बार बार झूठ बोला जाता है। मैंने कमी की बात करी। आपको अगर कोई मसला होगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वक्फ का कोई मसला होगा तो उसको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब बताइए, देखिए, एक क्लैरिफाई, सिखों के तमाम गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती है। लेकिन जमीन का विवाद होगा तो कहां उसमें जाएगा? हमारा अगर इंटरफेयर कोई नहीं कर गुरुद्वारा बना हुआ है, सकते। जमीन का विवाद कहां जाएगा? जैन धर्म कोर्ट पे के- जाएगा। जैन उनका धर्म के ट्रिब्यूनल लोग नहीं भी- है। अमीश जी, एक बात हिंदुओं के मंदिर का विवाद होगा तो उनका कोई मंदिर अमीश जी- ट्रिब्यूनल नहीं है। अमीश जी, एक जैन बात ये धर्म है। के लोग भी अपनी संस्थाएं चलाते हैं। मैं एक दो clarification- अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी ये सोचती है, या ओके, आप ये ओके। कहना चाहते हैं, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं कि धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक संपत्ति में कहीं कोई अनियमितताएं हैं, उन पर गलत कब्जे हैं, तो एक कॉमन कानून लेके आइए कि देश की कानून तो देश की सभी धार्मिक शहजाद, अमीश जी, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं आ रहा हूं। देश की तमाम धार्मिक बता रहा हूं। संस्थाओं की संपत्ति वो सरकार की होगी। ओके, शहजाद, आप देखिए कितना दर्द होता है लोगों के पेट में। शहजाद, यहाँ पर 1 वर्सेस 4 या 1 और 4 नहीं है, यहाँ पर सब पांचों के पांचों भारतीय है, और यही सोच हम सब लोगों की होनी चाहिए। ये सोच का अंतर करना, इसीलिए इनका तो पूरा नारा था संविधान बचाओ। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेट एक के लिए वक्फ की पूरी व्यवस्था और दूसरे जैन समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज के लोग अलग व्यवस्था क्यों? अच्छा, वक्फ कानून में बनाइए, वक्फ कानून भी बनाइए, कोई समस्या नहीं। वक्फ कानून में है कि लिमिटेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है कि एक समय के बाद आप केस नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन एक्ट वक्फ पे अप्लाई नहीं होगा। ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, लिबिया, ये देशों में भी ऐसे वक्फ के कानून नहीं है जैसे भारत में कानून बना रखे हैं भाई। और आखिरी बात जी, 2 बात, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी तो चलिए बाद में आई, कांग्रेस ने ये सारी जड़ शुरू की है। कांग्रेस ने 2 कानून बनाए इसमें पहले 1990। थे शहजाद भाई। हाँ, मैं उसी पहले पार्टी से आए हैं। मेरी तो आंखें खुल गई, तो मैं तो निकल के आ गया, आप अभी चले गए। बताइए, मेरी तो आंखें खुली। दूसरी बात, 2 कानून उन्होंने बनाए। 2 कानून कैसे थे कि यदि अमीश देवगन चाहते हैं कि वो अपने पूजा पद्धति और पूजा को करने के लिए एक मंदिर में चले जाए, तो मंदिर पे क्लेम नहीं कर सकते 47 के बाद। पर अगर मुसलमान, अगर ताहिर, तस्लीम रहमानी है, साजिद रशीदी है, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर लड़ते रहो, केस कागज लेकर घूमते रहो। ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का कि आपको अपना धार्मिक अधिकार नहीं मिला और इनको असीमित अधिकार मिल गया। ये नहीं हो सकता। साजिद रशीदी, एक तरह की लेटर अगर बाहर से आ रही है और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का मामला दिखाई दे रहा है, तो आपको ये मसला गंभीर नहीं लगता? क्या आपको लगता नहीं है कि वक्फ का कानून बायस्ड है टुवर्ड्स वन कम्युनिटी? वो अधिकार ना जैन को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है, हिंदू को तो है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस सांसद को सीरियस लेता ही नहीं, नंबर 1। अब आप सुनिए, एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्यूवर्स देख रहे हैं और करोड़ों लोग आपको देखते हैं, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने सारी संपत्तियों का ब्यौरा 1966 में सरकार को सौंपा और ये बताया कि ये संपत्ति इतनी ये वक्फ की संपत्ति है। 1970 में एक गज़ट आया, ये गज़ट की कॉपी में लाया हूँ, इसमें ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, और ये असीमित नहीं है, सीमित है, समझ लीजिए आप इसको। भारत सरकार ने 1970 में गज़ट पेश किया और गज़ट में तमाम स्टेटों को के वक्फ बोर्ड जो थे उन सबको बताया कि आपकी हर स्टेट में ये संपत्ति है, आप इसकी देखरेख कीजिए। ठीक है सर। 2 चीज़ें सामने आई, एक तो ये असीमित अधिकार और एक प्रॉपर्टी 3.5 लाख से 9 लाख कैसे हो गई। वो हुई ऐसे, जब 1970 का गज़ट बना तो मस्जिद फतेहपुरी एक थी, एक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में जब गज़ट के बाद में वक्फ बोर्ड ने उसको जो दुकानें थी उसमें जब अलग अलग करके वो दुकानें दी तो पता चला कि 26 दुकानें भी हैं उसमें। तो प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसकी 26 दुकानें भी हैं, तो एक के बजाय वो 26 दुकानों का हो भी गई। काम करता है। सुन लीजिए, वो 26 हो गई। हाँ, करता है। उसकी प्रॉपर्टी में
वक्त दुकानों का भी काम कर रहा है ना, दुकानों का नहीं कर रहा सिर्फ अरे भाई सुन अभी तो तक रहे था, हैं। अभी तक ये- इसी कार्यक्रम में आपने सुना, आपको आपने पौने 2 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, अभी तक आप आपने मेरी सुना कि बात- कोई धार्मिक मामलों के लिए देता है। अब ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर दुकानें हैं, दुकानों में तो धार्मिक काम नहीं हो रहे ना, तो आप खुद पैरवी कर। मैं जिस मस्जिद में इमाम हूं वो मस्जिद एक है, 1116 नंबर है, उसमें 8 दुकानें भी हैं। अब वो दुकानों का नंबर भी अलग अलग हो गया, वो 1 के बजाय 11 हो गई। ये उन लोगों ने दुकानें जोड़ के 3.5 लाख से 9 लाख कर दिया। ये इन लोगों का काम है। संपत्ति एक ही है, वो वक्त की संपत्ति एक ही है, इन्होंने 11 बता दी क्योंकि इनको तो बताना है दुकानें ना। तो आप ही ने खोली ना, सुन लो, दुकानें तो आप ही ने दुकान खोली, खुद ही तो बोल रहे हैं। दुकान वहां पर दुकान खोल ली, उन्होंने बोला आमदनी के लिए अरे दुकानें यार, खोली जाती हैं। ये कौन खुद सा ही सब सवाल कुछ है बोल आपका? रहे हैं ये आप। कौन सा सवाल है आपका? नहीं, मेरा सवाल था जब मेरी दुकानें किराए पे नहीं दूंगा, दे रहे हैं ना, तो कौन सा दीजिए। सवाल है ये आपका? तो ये दीजिए क्या किराए कह पे। रहे हैं आप? तो मना कौन ये कर रहा है? कह क्या रहे हैं तो आप? बताइए, मैं तो सही कह रहा हूं। ये मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, ये 10 पेज हैं, 12 पेज कम से कम। और इनमें कौन लोग हैं? डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, रेलवे है और सरकारी एजेंसी सबसे लीजिए आप, प्रॉपर्टी नंबर सुनिए, 1 बनी है सुनिए। देश के अंदर। मतलब आर्मी भी आपसे आगे ना रहे, रेलवे भी आपसे आगे ना रहे, नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए वक्त यार, की। बोलने दोगे आप कि नंबर नहीं? 1 के लिए एम करिए ना। बोलने दोगे ओके, कि नहीं? शहजाद पूनावाला मुसलमान को 20 सेकंड बोलने मांगे थे, दोगे कि 30 नहीं सेकंड अपने दिए। सामने? ओके, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। मुसलमान को बोलने दो। आपने तस्लीम रहमानी को नहीं बोलने दिया, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। भी तो मुसलमान मेरी बात तो आ जाए। मैं मुसलमान ही मेरी हूं। बात तो आ जाए भाई साहब। ये 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा, और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। अगर इनकी नीयत साफ है, हमें वापस कर दो, ठीक है, ओके, शहजाद या पूनावाला। किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके। इसका कम से कम किराया दे इन्हीं दो। से किराया वसूलिया शहजाद हद हो गई पूनावाला भाई। से, सरकार में ये और लोग यूके हैं, 9 लाख प्रॉपर्टियां इन्हीं से हो किराया गई। वसूली। शहजाद झूठ, पूनावाला, झूठ, झूठ। किराया अभी देंगे या शो के बाद? हाँ, देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़। उन्होंने प्रॉपर्टी, वो सही बोल रहे, 3 लाख एक प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने नहीं आपके हुआ। बीच में नहीं बोला। ये मौलाना झूठ साहब, है। मौलाना साहब, मैंने पूरा आपको 9 सम्मान लाख दिया। एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई, मुझे तो- फहरिस्त दे दो, भाई, पर ये कागज कम से दे कम दो उसका। देखिए, अभी आपने 80 में